ओके चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको सेटिंग कर दिया हूँ, माइक ऑन हो गया है। नाउ स्टार्ट द क्लास। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो बच्चे आएंगे उसको एडिटिंग करते रहेंगे। तो हम अब आज पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। पहले हम लोग पढ़े थे ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद पढ़े टीसीए साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बना था, और एनारोबिक कंडीशन में आप लोगों को पता है कि फर्मेंटेशन होने के बाद क्या होता था, लैक्टेट बनता था। और वो फिर क्या करता है, आपका कोरी साइकिल से फिर से बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, आपका वो उधर दो लाइन में चला जाता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद आपका ग्लूकोज बनता है। अरे फिर से आ गए बच्चे, कोई बात नहीं। हाँ, ओ माय गॉड कोई बात। तो आज हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका टीसीएस साइकिल पहले पायरुवेट से आपका पता होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजन का कॉम्प्लेक्स था E1 E2 E3। रिवीजन करवाए थे, बोले थे आप लोग। यू कांट्स ना, अब स्क्रीन में कुछ अभी है नहीं, अभी आएगा स्क्रीन। मैं एनिमेशन मार के रखा हूँ तभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसके तो एसिटाइल कोएंजाइम जो बना, उसके बाद टीसीएस साइकिल में गया। उसके बाद आप लोगों को पता है, एक बार राउंड घूमता तो कितना एनएडीएच बनता है। रिवीजन करो चलो, कितना एनएडीएच बनता है, कितना एफएडीएच, कितना जीटीपी। टेल मी प्लीज, वन राउंड। एक राउंड ऑफ टीसीएस साइकिल चलता है तो कितना एनएडीएच बनता है, कितना एफएडीएच2 बनता है, कितना जीटीपी बनता है। लास्ट टाइम जो क्लासेस ज्वाइन किए थे उन लोगों को पता होगा, चैट में लिख दो एटलीस्ट। हाँ जी, किसी को पता नहीं है या भूल गए? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये एनएडीएच जो बनाया गया था, अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, जो एनएडीएच हम लोग टीसीएस साइकिल में बनाए थे उसको इस्तेमाल करेंगे अभी, और एटीपी बनाने का प्रोसेस में जाएंगे। तो हम इस क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, नॉट ओनली एनएडीएच एफएडीएच2, एक जीटीपी बना था, याद रखना। नोट्स कहाँ मिलेगा? बायोस्कॉलर का ऐप है, जाके प्ले स्टोर में एक बार सर्च कीजिए, बायोस्कॉलर ह्यूमन ब्रेन लाइक ऑरेंज कलर का लोगो मिलेगा आपको। ठीक है, उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर फ्री सेक्शन मटेरियल में जाइए। अगर आप कोर्स एनरोल नहीं किए, जो एनरोल कर लिए उसको तो मिल जाएगा वहाँ पर ही, जो नहीं किए हैं उसको फ्री सेक्शन मटेरियल में जाइए, वहाँ पर अलग अलग से पीडीएफ और वीडियो का अलग से दे के रखा हूँ, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये भाई साहब को देखते हैं, वेट लिफ्टर। क्या हो गया ये, पहले बंद किया, ऐसे कैसे चलेगा? एनिमेशन तो मारा था मैंने। चलो, हाँ चलो आ गया। तो पहले देखो, ये भाई साहब जो है एथलीट है, और बच्चे ज्वाइन करते रहना है। ओ भाई रुक जाओ। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि वेट लिफ्टिंग करे या आप दौड़े भागे, पहले ग्लाइकोलाइसिस में दिखाया था कि दौड़ रहा था भाई साहब, बहुत एनर्जी लग रहा था। तो जो एनर्जी आ रहा है एटीपी से आ रहा है। सेल के अंदर जो कट आपका जो नोट चलता है, गांधी जी चलता है, वो एटीपी चलता है, राइट। और वो एटीपी जो बनता है वो इसी प्रोसेस के बनता है। इस प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ, एक तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, और दूसरा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होने के बाद जो आपका इंटर मेम्ब्रेन के, आप केमियोस्मोटिक थ्योरी आप पढ़े होंगे, राइट, कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में जो स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो बनता है। हाँ सूरज नेगी जी, बताइए, कुछ आवाज आ रहा है? हाँ, सर टॉपिक टॉपिक कौन सा चल रहा है? अभी 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 मैंने आएंगे अभी टॉपिक में, अभी टॉपिक में आएंगे। बायोकेमिस्ट्री है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डोंट वरी, अभी आएंगे, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। तो यहाँ पर एटीपी जो बन रहा है, तो भाई जो लिफ्टिंग करे या कुछ भी करे, तो बात ये कि ये क्वेश्चन उठ रहा है कि कहाँ से ये बन रहा है, इतना एटीपी इतना एनर्जी कहाँ से मिल रहा है। हम लोग खाना खाते, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, आपको पता है, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है, बट वो ग्लूकोज को आप लोग पता है ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, उसके बाद टीसीएस साइकिल हुआ था। तो दया को है क्वेश्चन कि भाई कुछ तो बात है, कुछ तो हो रहा है, राइट, उसके बाद ही आपका एनर्जी बज रहा है। तो यहाँ पर इनको जानते होंगे आप लोग, बहुत टॉपर्स के मुंह से सुने होंगे इनको। एल्बर्ट ए लेलिंजर, नाम सुने होंगे सब, लेलिंजर का बुक पढ़े हैं सब, मोस्ट ऑफ देम, राइट। तो ये लेलिंजर भाई साहब था, उसने डिस्कवरी किया था कब, अब आज का नहीं है, बहुत पहले का। उसने बोला था 1948 में, बोला था अपने कलीग के साथ। यहाँ पर लोग कलीग के साथ खैनी पीट रहे हैं और खैनी खा रहे हैं, लोग गाड़ी ठोक रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। यहाँ पर जो कलीग थे ये लोग रिसर्च किए हैं, कुछ इफेक्टिव निकाले। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एल्बर्ट ने अपना कलीग के साथ मिलकर ये एक्सप्लेन किया था कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा है वो आपका स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका बिगिनिंग जो स्टेज होता है, ठीक है, इसने डिस्कवर किया था। तो लेलिंजर का बुक आप लोग पढ़ते होंगे, उसी बुक से मैंने उठाया, वही है भाई साहब, देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए। तो उसने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का टेम इमेज है जो आप यहाँ पर दिख रहा है बगल में, यही दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से मूवी चालू हो गया। ये एक्चुअली मैं मूवी इसलिए रखा था कि आप लोगों को समझा पाऊँ, बट ये मूवी बार बार ऑटोमेटिक चल जा रहा है, और प्लस इधर से बच्चे अभी ज्वाइन करते रह रहे हैं अभी भी।
आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट टाइम क्लास में जल्दी आ जाया करो भाई, हमको एक्चुअली क्लास में पढ़ाते पढ़ाते इतना बार लेट इन करना पड़ता है, प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अटेंड द क्लास और जल्दी आ जाइए कहिए, तो मेरे लिए भी ईजी होगा, आपके लिए भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका दो मेम्ब्रेन होता है, आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ना कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और उस मेम्ब्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, एक एक चीज बताएंगे। ये आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। अरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है जो है कार्बोहाइड्रेट का जो बाई प्रोडक्ट होता है, आप लोग अभी टीसीए साइकिल में पढ़े थे कि NADH FADH2 GTP बना था। अब वो बना के ऐसे छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं, उसको इस्तेमाल भी तो करना है, राइट। तो उसको क्या करते हैं, इसने डिस्कवर किया था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस करने के बाद, और स्टडी पूरा जब बायोकेमिस्ट जितने भी लोग थे डिस्कवर करने के बाद पता चला कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसके चारों पास देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 चार मॉलिक्यूल यहाँ पर है, और चारों मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है कैरियर की तरह। एक के पास, जैसे मेरे पास कुछ है, आप लोग रेस देखे होंगे, रिले 4x4x1 100x4 इंटू करके देखिएगा, एक रिले ऐसे लेके जाते दौड़ के जाते हैं और दूसरे भाई को देते हैं, फिर वो दौड़ते हैं, फिर जाके तीसरे भाई को देते हैं। तो जो ट्रांसफर कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। आप लोग देखे होंगे 4x400 का रिले चलता है, 4x100 का रिले चलता है। उसमें क्या करते हैं, दौड़ते हैं, सामने वाले को देते हैं, फिर ऐसे 4-5 टीम होता है अलग अलग कंट्री से। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और लास्ट में जो आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ना बॉडी में लंग्स के थ्रू, ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हीमोग्लोबिन ले जा रहा है ऑक्सीजन को और अलग अलग टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या होता है, वो ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, और ऑक्सीजन और वो फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है उसको मिश्रण करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई ना हो, डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं, तोड़ तोड़ के बताऊंगा, एक एक चीज़ पता चल जाएगा, डरने का कोई बात नहीं, ठीक है। जस्ट इनिशियल फेस है। तो यहाँ पर नीचे एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, नीचे आप सबको दिख रहा है, लास्ट वाला डायग्राम जो है, मैं एक्चुअली पेन से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर से वो मॉलिक्यूल आ जाएगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। नीचे में देखिए एकदम लोअर साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट के एकदम लोअर साइड में एक डायग्राम लिखा हूँ जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, उसमें ATP सिंथेस लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा है सबको। वहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल के आपका बना रहा है ATP, सबको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थम्स अप दे दिया करो यार, तभी तो पता चलेगा। एकदम कॉर्नर में लोअर लेफ्ट साइड में ATP सिंथेस दिख रहा है। तो ये क्या करता है, ADP को यहाँ पर आप सुने होंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उसका मीनिंग क्या होता है। मेरे में स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ही हूँ। तो देखिए ये मॉलिक्यूल, देखिए ये मॉलिक्यूल है आपका ATP सिंथेस, जो ATP बनाता है, यहाँ पर ही फॉस्फोरिलेशन होता है। फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या होता है कि आपका फॉस्फेट लगवाना कहीं प्रोटीन में, जैसे लोगों का जॉब लगता है ऐसे फॉस्फेट लगता है मॉलिक्यूल में। तो जो मॉलिक्यूल में फॉस्फेट लगाता है उसको काइनेस बोलते हैं, जो इवेंट को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एग्जैक्टली। ये भी दो तरह से डिपेंड करता है। तो अगर दो तरह का एंजाइम्स होता है, वो फॉस्फोरिलेज होता है, काइनेस होता है। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लगा रहा है तो उसको हम लोग काइनेस बोलेंगे। अगर इनऑर्गेनिक जगह से, मतलब सिर्फ फॉस्फेट से कोई मॉलिक्यूल में फॉस्फेट लगा दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिलेज एंजाइम। अब ये आपका जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिख रहा है ATP सिंथेस लिखा हुआ है, ये ATP जो जनरेट करता है वो हाइड्रोजन पंप, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उसको इस्तेमाल करके आपका ATP बनाता है ये कॉम्प्लेक्स। और ये ऐसे घूमता है, देखो आप चल जाओ, इतना देर से चल जा रहे थे तुम हाँ देखो ये ऐसे घूमता है, और ये घूमने के बाद ये आपका ATP हाइड्रोजन पंप करता है और अल्टीमेटली आपका यहाँ पर ATP बनता है। आप बोलेगा सर घूमने से कैसे ATP बन सकता है, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस। आप यहाँ पर जब बायोलॉजी पढ़ते तो थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स का चीज़ आ जाता है, तो मैं उसमें थोड़ा टच करूँगा, तो बोरिंग मत होना बस, क्योंकि वो आपको हो सकता है आपको थोड़ा हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए। तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि घूम के कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है और क्या होता है एग्जैक्टली, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताऊँगा, ऐसे नहीं कि बोल के भाग जाऊँगा, ठीक। चलो, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पहले समझते हैं। तो आप लोग ये डैम देखे होंगे, सबके घर के आसपास कोई ना कोई डैम तो होते हैं, पिकनिक करने जाते हैं लोग, राइट। कितने लोगों ने ऐसे डैम देखे हो। घर में पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, लाइट चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होता है, डैम से शुरू होता है, हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, वहां से जाके क्या होता है कि आपका ऊपर का जो वाटर देखो रिजर्व करके रखा है, पहले गेट बंद होता है, पानी नहीं आता है, और नीचे जो पानी गिरता है एकदम नीचे जाता है सीधा एकदम, समझ रहे हो।
तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखोगे कि जो ऊपर में पानी स्टोर है उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ मोना चौधरी जी पूछिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन सबको? यस सर। ओके ओके। तो क्या होता है, देखो डैम में जो ऊपर पानी स्टोर होकर रखा है उसके ऐसे देख के तो लग रहा है कि पानी स्टोर है, बहुत बढ़िया है, सेल्फी वेल्फी ले लेंगे, फोटो खींच लेंगे, बट यहाँ पर एक्चुअल में आपका पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? mgh नाम सुने होंगे आप लोग, mgh मास, आपका ग्रेविटी और h हाइट। तो अगर कोई पानी ऊपर में स्टोर करके रखे है और नीचे अगर कोई जगह है तो ये हाइट हो गया, राइट। तो हाइट जितना बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ेगा। और फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, भले आपको पूरा इक्वेशन पता हो ना हो, आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और एक फॉर्मूला भी है कि कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जा सकता है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। सही बोला या गलत बोला? हाँ कि ना? सबको बढ़िया पता चल रहा है? अब देखो मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये पंखा वाला भी देखे होगे तुम लोग, हवा घूमते हुए मूवी में, नहीं तो कहीं जा रहे हो घूमने, बस में ताड़ते बाहर जाते हो तो दिख जाता है ऐसे पंखा घूमते हुए, राइट। तो ये जितना भी चीज़ें घूम रहा है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रहा है? तो एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा से तीसरा में जा सकते हैं, ये हम नहीं, फिजिक्स का लॉ बताता है, ठीक। तो काम ऐसा होता है कि देखो ये है ढलान, सीधा से देखो पानी यहाँ से शुरू करता है बहना। अब यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh, नीचे पानी जाता है, हाइट धीरे धीरे कम होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है एनर्जी। और यहाँ पर होता है टरबाइन। टरबाइन क्या करता है? घूमता है रोटर की तरह। और जब ये रोटर घूमता है तो यहाँ पर कॉपर कॉइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, जो माइकल फैराडे था इसने कहा था, मैंने कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो वाटर नीचे आ रहा है उसके कारण क्या होता है? ये टरबाइन घूमता है। अरे जब टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, फैराडे जी बोला। कैसे? पंखा भी घूमते हुए देखे हो, इलेक्ट्रिसिटी आता है, पंखा घूमना शुरू हो जाता है, तो उसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं, राइट। अब देखो, आप बोलोगे सर फिजिक्स पढ़ा रहे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के नाम पे, अभी बताऊंगा फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा फिजिक्स देख लो, काम आएगा। क्योंकि जब तुम TIFR में जाओगे ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में जब इंटरव्यू देने जाओगे, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जाओगे, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो तुम याद करना मेरे को, क्योंकि वो लोग पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि फैन घूम रहा है, बता क्यों घूम रहा है, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स आर देयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, यही बेसिक, उन लोगों के लिए यही बेसिक है। तो अब क्या होता है कि ये टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब देखो ध्यान से, इसने मैंने कुछ नहीं किया, दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसने कहा कि अगर ये नॉर्थ पोल में ऐसे चुंबकीय कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसने फैराडे ने बोला था, क्या बोला था? मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। गॉट इट? लेकिन सेम प्रिंसिपल हम लोग का एटीपी सिंथेसिस में नहीं होता, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी जा सकते हो, और ये मैं नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल के गए। ये होता है हम लोगों का एक्चुअल पढ़ाई, जहाँ से क्वेश्चन हम लोगों को आता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये आपका लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड्स है, देख सकते हैं ये। और ये एक्चुअली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सबको दिख रहा है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अलग है, ऑक्सीडेटिव स्टेट कहीं और होता है, फॉस्फोरिलेशन कहीं और होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ और है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कुछ और है। मैं समझाता हूँ क्या, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल के रखना, कॉपी पेन लेके बैठना, जहां से बताऊंगा क्वेश्चन आएगा, नोट डाउन करना, क्वेश्चन आएगा, ठीक। देखो यहां आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये एक्चुअली इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है। सेल बायोलॉजी में हम लोग पढ़े होंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है, ये क्या करता है आपका, इसका मेन काम है हाइड्रोजन को पंप करना। कहां पर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है, इसका बाहर एक मेम्ब्रेन है ऐसे, इसके बीच में एक स्पेस होता है, इसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, राइट। सबको पता है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होता है किडनी बीन की तरह, बीच में एक मेम्ब्रेन होता है और उसके बीच में एक स्पेस होता है, राइट। तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन जो होता है, देखो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है, अगर निकाल दोगे इलेक्ट्रॉन को तो H+ हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसको सिंपल लिखूंगा ऐसे, उसको अगर तोड़ के ऐसे लिखूं तो चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ? चलेगा? सब बोल रहे हैं हाँ चलेगा। देखो यही फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें समझने में इतना दिक्कत करना जरूरत नहीं। तो ये H+ जो प्रोटॉन है, ये देखो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बचा, राइट। तो यहाँ पर आपका H+ पूरा स्टोर होता है।
और याद रखिएगा जो आपका पानी जैसे ऊपर स्टोर था ना, तो जब नीचे आ रहा था तो क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होता है इस इनर मेम्ब्रेन स्टोर में, यहाँ पर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, प्रोटोनमेटिक फोर्स। गॉट इट? सबको समझ आ रहा है? यहाँ पर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या होता है? So can you explain once more the PMF वाला? प्रोटोन मोटिव फोर्स मतलब ये वही वही ना पीएमएफ, उसको तो शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। देखो क्या होता है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, राइट। उसके बीच में यहाँ पर H प्लस स्टोर होता है। तो H प्लस मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन को तोड़ दोगे तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा, राइट। तो ये यहाँ पर स्टोर होता है। अब ये प्रोटोन यहाँ पर स्टोर तो कर दिया, आप लोगों को पता है कि प्रोटोन अगर स्टोर करके रख रहे हो ऊपर में, यहाँ पर कम प्रोटोन है, यहाँ पर ज़्यादा प्रोटोन है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्यों कहते हैं इसको, प्रोटोन मोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं? देखो इलेक्ट्रोकेमिकल, दोनों टर्म सुनना, इलेक्ट्रो एंड केमिकल। इलेक्ट्रो क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस हो गया। गॉट इट? समझ आ रहा है सबको? Yes sir. आप केमिकल ग्रेडियंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, दैट्स वाई इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट। गॉट इट? सबको समझ आया? एवरीवन गॉट इट? प्रोटोनमेटिक फोर्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये प्रोटॉन जो है फोर्स क्रिएट करता है नीचे आने के लिए, टुवर्ड्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब टुवर्ड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट और अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या है? अगर कहीं मॉलिक्यूल ज़्यादा मात्रा में है, कोई भीड़, मान लो कि तुम कुंभ मेला घूमने गए हो और ऐसे कोई दीवार दे के रखा है और यहाँ पर बहुत लोग हैं और पीछे से कोई भगा रहा है, तो कोई लोग खाली जगह से भीड़ जगह में आएगा कि भीड़ जगह से खाली जगह तरफ दौड़ेगा? एनीवन? भीड़ से खाली तरफ दौड़ेगा, खाली भीड़ से खाली, भीड़ के खाली तरफ। तो दैट इज कॉल्ड द ज़्यादा जगह से ज़्यादा लोगों से कम की तरफ जाने में बोलते हैं हम लोग टुवर्ड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर एक एक पर्सन को एक एक मॉलिक्यूल पकड़ लो तो जिधर भाग रहा है उसको बोलते हैं टुवर्ड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कम जगह से उल्टा तरफ आ रहा है उसको बोलते हैं अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये ज़्यादा से कम की तरफ जाना थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, और वही कम से ज़्यादा तरफ जाने के लिए आपको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है। मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाने के लिए डेल्टा जी जो होता है नेगेटिव होता है, और वही कम की तरफ ज़्यादा जब होगा तो उसको डेल्टा जी जो होता है पॉजिटिव होता है। तो जब भी डेल्टा जी पॉजिटिव होगा बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब सीढ़ी से जब ऊपर से कुछ सामान लेके सीढ़ी से नीचे आओगे जीना से, तो तुम्हें एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। वही बाल्टी पानी लेके सीढ़ी में चढ़ना शुरू करोगे जीना में तो एनर्जी लगेगा, हाँ कि ना? तो सीढ़ी में जब नीचे उतर रहे हो तो टुवर्ड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर सीढ़ी के ऊपर जा रहे हो, जीना के ऊपर जा रहे हो तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हो। गॉट इट? सबको समझ आया अभी तक? हवा लग रहा है क्लास को? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। देखो एकदम थोड़ा थोड़ा के बताऊंगा, केमिकल फिजिक्स मैथमेटिक्स सब जोड़ के बताऊंगा। मेरा वर्क ही बायोफिजिक्स में है, तो मुझे फिजिक्स बहुत डर लगता था। नाउ मेरा अभी वो सब नहीं है कुछ, बट आप लोगों को सिखाऊंगा। देखो तो जो आप लोगों को पता है NADH बनाया था और FeDH2 बनाया था, याद है? TCA साइकिल में 3 NADH 1 FeDH2 1 GTP। गॉट इट? अब वो NADH FeDH क्या करेगा? NADH याद रखिए, इस हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, और ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो सिर्फ हाइड्रोजन प्लस थोड़ी होगा, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। तो यहाँ से ही शुरू होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो बाद में बताऊंगा। फॉस्फोरिलेशन तो यहाँ पर हो रहा है, ADP के साथ फॉस्फेट लग रहा है तो ATP बन रहा है, दैट इवेंट इज कॉल्ड द फॉस्फोरिलेशन। बट ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है? ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उस इवेंट को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, इसीलिए इस इवेंट को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। समझ आया सबको? इतना तक सबको समझ आया? यस सर। इतना इजी है। देखो आप तोड़ तोड़ के बताऊंगा। मैं भी लेलिंजर से पढ़ा हूँ, पाथफाइंडर से पढ़ा हूँ, जो आप लोग पढ़ते हैं मैं भी वही पढ़ा हूँ, बट मैं थोड़ा डिटेल में और पोएट अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा हूँ। अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा, फिर से बता देता हूँ। देखो आप लोग सुने होंगे इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ATP सिंथेसिस बोलते हैं, केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी बोलते हैं, अलग अलग नाम से उसको बुलाया जाता है। ठीक, आपने TCA साइकिल पढ़े थे हमारे साथ, वहाँ पर NADH बना था? बोलो हाँ, बोलो हाँ बना था। ठीक, वो NADH और FeDH2 क्या किया? यहाँ पर आके भाई साहब क्या किया? आपने डोनेशन दे दिया। डोनेशन क्या दिया? इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 में डोनेट कर दिया। किसने किया? NADH अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को डोनेट किया, और FeDH अपना इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 2 को डोनेट किया। अब और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये बता देता हूँ
तो जब आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब NaDH, अगर टूट के NaDH प्लस ND और इधर प्लस हाइड्रोजन और प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दैट इवेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ADP प्लस फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट लग के ATP बन रहा है, तो फॉस्फेट लगाना मतलब फॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पर इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक टर्म क्लियर हो गया सबका। सेकेंड टर्म में जाते हैं। सेकेंड टर्म में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं भाई, ये कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 जितना भी है ना, इन लोग के पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। कौन सा चीज को रिपीट करना है फिर से बताओ सर सेकंड वाला जो बताए फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है कि जैसे मेरे पास सपोज संजय भाई, यहाँ पर मान लो संजय सर है, भाई बोल दो, संजय भाई के पास फॉस्फेट क्या किया, मार्केट से फॉस्फेट लिया और तुम्हारे दोस्त के ऊपर चिपका दिया, तो दोस्त प्लस फॉस्फेट हो गया। तो मैंने फॉस्फेट लेके तुम्हारे दोस्त के ऊपर ठप्पा मार दिया, तो इस इवेंट को बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट को लगाना कहीं, चिपकाना यूजिंग कोवलेंट बॉन्ड। तो ADP था प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बना, ATP बना, तो इस फॉस्फेट को ADP पे चिपका दिया तो ATP बन गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही तो वो गोल है हम लोगों का मेन। जो वेट लिफ्टर वेट उठा रहा था, किस लिए उठा रहा था, मसल में उसको एनर्जी कौन दे रहा है, यही तो दे रहा है ATP। इसलिए इसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। गॉट इट, सबको समझ आ गया? यस सर। ओके, जी सर। आप ध्यान से सुन लो, सब बताऊंगा मौसमी जी। देखो यहाँ पर NaDH क्या करेगा, अगर यहाँ पर अटैच रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, डेफिनेटली वो निकल जा रहा है। देखो उसको चिपका के रख कौन रहा है, कोई नहीं रखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर दे रहा है। बॉन्ड किस, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है, बोलो। जब हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो कोई अगर वहाँ पर अटैच रहेगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करके रखेगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। NaDH आ रहा है और इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 को ट्रांसफर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कॉम्प्लेक्स 3 में भेज दे रहा है, और कॉम्प्लेक्स 3 क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को भेज दे रहा है कॉम्प्लेक्स 4 में, और वो कॉम्प्लेक्स 4 क्या कर रहा है, अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके वाटर बना दे रहा है। दैट्स इट, दैट इज द। अब इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथा जगह ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। गॉट इट? कितना लोगों को समझ आया है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? कैरियर कौन है, कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ कौन रहा है, दे कौन रहा है, ये सब बताऊंगा सब। तो जो आप TCA साइकिल में NaDH FeTH2 बनाए थे, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले आता है। सब इलेक्ट्रॉन का खेल है। देखो जो देख भी नहीं पा रहे हो वो तुम्हें देखने की कोशिश करवा रहा है। रोडोप्सिन मॉलिक्यूल होता है आंख के अंदर, दो तरह का सेल होता है, कौन रोड सेल, पता है ना तुम लोगों को? तो एक लाइट जो डिम लाइट होता है वहां देखने के लिए होता है, कलर लाइट देखने के लिए होता है। तो देयर ऑल्सो ATP और GTP इस्तेमाल होता है, तभी आप देख पा रहे हैं मेरे को। ये इवेंट उसी लिए हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल क्यों हो रहा है? सोडियम पोटासियम पंप काम कर रहा है, ATP इस्तेमाल हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह कार्गो कैसे जा रहा है, ATP इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जा रहा है। सब ATP से चलता है, बिना ATP का कुछ नहीं चलता है। सेल के अंदर गांधी जी ATP है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप लोग देखे होंगे ये जो इवेंट आप लोगों को बता रहा था कि ऑक्सीडेटिव मतलब क्या है, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है, और डिटेल में पढ़ाता हूँ। A मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल है। अगर ये A मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये B गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसको रिड्यूसिंग बोलेंगे। तो जो NaDH है ना, FeDH2 है, ये सब आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जब ये NaDH बन जा रहा है प्लस, तब वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। इसीलिए इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। चलो, अरे भाई फोटो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या होता है, प्रोटीन A प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू, यहां पर प्लस B भी कर देते हैं। तो A क्या करेगा, प्लस B के साथ फॉस्फेट चिपका देगा इसे, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और उसी फॉस्फेट को हटा देगा वहां से तो उसको बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। लास्ट क्लास में पढ़ाया था कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, याद है ना टर्मिनोलॉजी सबको? कार्बन अगर फिक्स हो रहा है तो कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, कार्बन हट रहा है तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। ऐसे फॉस्फेट लग रहा है तो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, फॉस्फेट हट रहा है तो डीफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। गॉट इट? सबको समझ आया? ये छोटा छोटा चीज़ है, बहुत मैटर करता है, बाद में जाकर पता चलेगा, अभी समझ नहीं आएगा।
अब यहाँ पर आते हैं केस, जो चीज़ मैंने इतना देर से आप लोगों को बताया वही यहाँ पर चिपकाए हैं। ग्लाइकोलाइसिस किए थे, पायरुवेट बना था, पायरुवेट डिहाइड्रोजन बोला था एग्जाम में पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आया था, दिखाया भी था, क्वेश्चन करवाया था। एसिटाइल कोएंजाइम बना, तो ये जितना भी इवेंट हुआ है ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ है साइटोप्लाज्म में हुआ, उसके बाद ये जितना भी प्रोसेस होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, आप दिखाऊंगा, ध्यान से पढ़ना। CTA साइकिल से क्या पड़ता है आपका, CO2 निकल गया 2, और वहाँ से NADH FADH2 बना था, और जो NADH FADH2 बना था वो जा रहा है रेस्पिरेटरी चेन। तो रेस्पिरेटरी चेन मतलब कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, टिल्लू बिल्लू गोलू गोलू जो भी है, चीज़ तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो भी कहना है कहिए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये NADH FADH2 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किसको कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ADP और फॉस्फेट लग के ATP बन रहा है, और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो ऑक्सीजन ले रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। इतना सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. और एक चीज ध्यान रखना कि जब जब तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो हाइड्रोजन आयन आपका पंप होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। एक्चुअल प्रोसेस वही है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट इसलिए किया जाता है कि जो पंप आयन है वो ऊपर में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाए। तो यहाँ पर NADH FADH2 वहाँ से बना था, उसको जाकर वहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको बता दिया था मैंने। अब चलते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, ये वाला पार्ट ये है कॉम्प्लेक्स 1। ऐसे मल्टीपल कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो अपना इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर कर देता है, यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है जो आपका मेम्ब्रेन के अंदर, स्क्रीन हेजी आ रहा है, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा तभी हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो सही दिख रहा है मेरे पास, तो 32 इंच का मॉनिटर है, उसके बाद भी बड़ा बड़ा दिख रहा है मेरे को। बाकी लोगों को भी हेजी दिख रहा है? नो सर। ओके, प्लीज शो मी वन टाइम हाउ F1 F2 रोटेट्स। दिखा दूंगा, डोंट वरी, मैं अभी जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखा दूंगा कैसे घूम रहा है। ठीक है, आप लोगों को PPT भी मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये आपका क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन NADH ने दिया था कॉम्प्लेक्स 1 को, वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 किसको देता है, यूबिक्विनोन को। वो यूबिक्विनोन पहले Q होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके QH2 हो जाता है, और ये आपका हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, तो ये मेम्ब्रेन के बीच में ट्रांसपोर्ट इधर और उधर जा सकता है। गॉट इट, सबको समझ आ रहा है? क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल नहीं है, दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है, ये जाता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये, तो इन लोगों के पास कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। देखो, अरे आ जाओ, हाँ आगे, तो इन लोगों के पास कैरियर्स होता है, तो यूबिक्विनोन आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। कैसा कैरियर है देखो, ये डायग्राम सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये डायग्राम? यस सर। तो ये भाई अगर यूबिक्विनोन है तो पीछे देखो 3 मॉलिक्यूल लेके घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट? सबको दिख रहा है यहाँ पर? यस सर, ब्लू कलर यूबिक्विनोन है तो पीछे 3 इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पे। हाँ, तो ये कैरियर है, तो कैरियर के पीछे बैठा हुआ देखो, ये मॉलिक्यूल है, इसके पीछे बैठा हुआ है। ये हम लोग भी करते थे, एक ही साइकिल में 5 लोगों को बैठा के ले चलते थे। तो यूबिक्विनोन ऐसे ही है, वो इलेक्ट्रॉन को कैरियर के कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आई होप यू कैन रिलेट, तभी मैं इसे इमेज चिपकाया हूँ, ये लोग हम लोग भी करते थे ऐसे, राइट? तो ये है कॉम्प्लेक्स 1, मेम्ब्रेन में ऐसे चिपका रहता है। और ये वाला पार्ट है मैट्रिक्स। तो आप लोगों को पता है TCA साइकिल कहाँ आता है, मैट्रिक्स में। NADH कहाँ बनाता है, मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में जो NADH बना वो अब देखो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, NADH ये उल्टा एरो दे दिया, जो भी हो। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हुआ, वो छोटा छोटा पॉइंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके यूबिक्विनोन को ट्रांसपोर्ट कर देगा लास्ट में जाके। तो यहाँ पर NADH आता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। एग्जैक्टली ये जो आपको दिख रहा है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्स 1 को, जिसको हम लोग बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरा तीसरा चौथा, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मतलब ये जो छोटा छोटा येलो कलर का आपका दिख रहा है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ये एक्चुअली आपका आयरन सल्फर क्लस्टर्स बोलते हैं हम लोग इसको, समझ रहे हो? हेलो सर।
या हाँ भूषण जी, आप तो हेलो। आई थिंक 1 साल पहले भी आपने आए थे आई थिंक क्लास में, राइट? हाँ सर। सर एक चीज मुझे तो आपका पूछना है सर, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नो नो कॉम्प्लेक्स बेटा, वन जो सी है सी सर। सी सुनो सुनो। हेलो सर। हेलो, एम आई हाँ ऑडिबल? हेलो सर, ये जो मैं हाँ ये सर, ये जो नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, वन आपका जो है मेरा ना मेरा सर। बात सुनिए, आप बहुत सारे क्लास में डिस्टर्ब करते रहते हैं, ऐसे ही आपका कंप्लेन आया है। स्टिल आई एम अलाउइंग यू इन द क्लास एंड यू अटेंड द लास्ट टाइम ऑल्सो, ठीक है? तो आप थोड़ा चुप रहिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 1.5 साल से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सब क्लास में अटेंड करते हैं और ऐसे ही क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, आपका कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होता। आप क्लास जब आए थे तब भी आपको बोला गया था, लेकिन आप सुने नहीं थे। तो आप थोड़ा साइड में रहिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे फोर्सफुली आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये ऐसा बच्चा है जो 1.5 साल से क्लास अटेंड करते हैं, हर टाइम इसको होता है कोई एग्ज़ाम, मुझे नहीं पता कौन सा एग्ज़ाम देते हैं, बट 1.5 2 साल हो गया। आई नो हिम वेरी वेल। कल मैं इसको अलाउ नहीं किया था, आज फ्री में मैंने कर दिया था, मुझे पता था ये करेगा। अब बाकी प्रोफेसर मतलब जो फैकल्टी वो लोग भी कंप्लेन किए इसके नाम पे, कैसे से करते हैं। मैंने क्लास के पहले बता दिया था, फिर भी भैया ने सुना नहीं, आप क्या करें बताओ। आपका जो भी क्वेरी है आप मेरे को पर्सनली क्वेरी सॉल्व करने के लिए आइएगा, आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा मैं। क्लास छोड़ दिया, भाग गया क्या? तो आपके लिए मेरा एकदम पर्सनल गाइडेंस है, आप पर्सनल गाइड करूंगा आपको, आप आइएगा अलग से क्लास, तब बताऊंगा आपको। तो चलिए क्लास में आते हैं, बाकी बच्चे लोग जो पढ़ते हैं उसके लिए मैं पढ़ा देता हूँ, राइट? तो ये आपका जो है आयरन सल्फर क्लस्टर्स है, ये आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होता है। वो बच्चा देखें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे कैरियर्स है, आपका यूबिक्विनोन है, साइटोक्रोम सी है, आयरन सल्फर क्लस्टर है। ओ भैया भाग गया, वो ऐसे करता है, आज नहीं, हम लोग 2 साल से उसको देख रहे हैं। 2 साल पहले गेट का भी क्लास अटेंड किया है, गैड भी का भी अटेंड करता है, CUT PG का भी करता है, उसके बाद CSI नेट का भी करता है। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम नहीं जिसको मैंने नहीं देखा करते हो इसको। या TF आप क्लास के बाद मैं फ्री रहूँगा, आप तब पूछ लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ा लेता हूँ, जस्ट स्टे विथ क्लास। उसके लास्ट में हम लोग जितना भी क्वेरी है एप्लीकेशन रिलेटेड, क्लास रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके ओके। अब पहले जो मैं बताया था इसी के लिए बोला था, बट ये सुना नहीं तो मैं क्या करूँ। मैं चाहता नहीं किसी को ऐसे बोलना, बट स्टिल ना वो अपना नाम बदल के ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, आई डोंट नो। जो क्लास में आते हैं, ठीक है? चलो, तो ये आयरन सल्फर क्लस्टर से, और इतना ही डिस्टेंस में होता है एक दूसरे से, जितना डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप कर पाए। समझ पा रहे हैं ना? तो ये NADH इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और वो इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक कॉम्प्लेक्स में ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, और फाइनली जाके यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये फर्स्ट काम है कॉम्प्लेक्स 1 का। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह में, तो आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर हीट रिलीज होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, और जो हीट रिलीज होता है उसको इस्तेमाल करके 4 हाइड्रोजन आयन को आपका मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में डाला जाता है। सबको समझ आया यहाँ तक? सर समझ नहीं आई, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कैन यू एक्सप्लेन वंस? ठीक, जरूर जरूर जरूर, मुझे पता था ये होगा। देखो, क्योंकि ये फिजिक्स का केमिस्ट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? देखो क्या होता है, तुम लोग पढ़े होंगे कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होता है, और तुम्हें पता है कि 100% ट्रांसफर कभी नहीं होता है। कार्नट इंजन तुम लोग पढ़े होंगे, वहाँ पर बोला जाता है कि 100% ट्रांसफर होगा, लेकिन नहीं होता है। जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा, तो इन द फॉर्म द हीट कुछ एनर्जी लूज होता है, राइट? हाँ कि ना? ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पर एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी कन्वर्ट करोगे और कुछ कोई एनर्जी के फॉर्म में रिलीज नहीं हुआ, हीट तो रिलीज होता ही है। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से ऐसे करके जंप करके जाता है, ऐसे करके जंप कर करके इलेक्ट्रॉन जब पास होता है ऐसे करके, तो ये पूरा चैनल में क्या होता है ना, आपका हीट जनरेट होता है। हीट मतलब क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है कि नहीं? हाँ कि ना? एनर्जी। तो उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके 4 हाइड्रोजन आयन को इसी चैनल के थ्रू पास करता है। बस यहाँ पर दिखाया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था एनोटेशन करने के लिए। प्रोटीन के अंदर चैनलाइज किया जाता है ऐसे मॉलिक्यूल्स को कि 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ से मतलब प्रोटॉन पास हो जाता है बीच से। गॉट इट? इसको फनेलिंग बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल फनेलिंग, मतलब रास्ता क्रिएट किया जाता है। और
हाइपर लूप तुम लोग देखे हो? हाइपर लूप, तो हाइपर लूप की तरह एक चैनल बनाया जाता है ऐसे करके मॉलिक्यूल के अंदर ही। अब वो चैनल के थ्रू आपका हाइड्रोजन आयन पास हो जाता है। नहीं समझे? कितना लोगों को हवा नहीं लगा? देवंजनी, डिड यू गेट? Yes, sir, आ गया. देखो एग्जैक्ट मैकेनिज्म अगर बोलूँगा, व्हाट इज हाइपर लूप, जैसे ट्रेन में जाता है, मेट्रो जाता है, हाइपर लूप एक टनल की तरह होता है और उसके अंदर ट्रेन जाता है, बट यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होता है, कोई ट्रैक नहीं होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इस्तेमाल करके एक डब्बा एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर किया जाता है और अंदर में वैक्यूम होता है। तो डब्बा बिना फ्रिक्शन का, बिना कुछ करे, बिना इलेक्ट्रिसिटी का, यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो इतना फास्ट जाता है कि बुलेट ट्रेन के इवन प्लेन से भी फास्ट जाता है। एंड इन दिस प्रोजेक्ट IIT मद्रास के जो बच्चे लोग हैं उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन पंप होता है, बुक में एग्जैक्टली लिखा नहीं कैसे पंप होता है, बट मैं ऐसे कुछ कुछ जगह में देखा हूँ कि हाँ टनलिंग इफेक्ट के थ्रू पास होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस एनर्जी जो हीट एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके पास कराता है। अगर आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छा सा। आप लोग देखना चाहते हैं एनिमेशन के ऊपर, बहुत अच्छा एनिमेशन है, हार्वर्ड जो स्कूल है वहाँ से वीडियो है वो, 7 मिनट का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई विल शो। ओके, मोस्ट ऑफ देम इंटरेस्टेड आई थिंक। यस सर, दिखाइए। ओके, मैं दिखाता हूँ। एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक वीडियो अपलोड किया, मतलब बाहर के जो बच्चे लोग होते हैं वो जो होते हैं प्रोजेक्ट काम करते हैं और ऐसे एनिमेशन बनाते हैं, और इंडिया के बच्चे क्या करते हैं, गॉसिप कर रहे हैं कैंटीन में बैठ के। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन इंडिया एंड अब्रॉड। बाहर के लोग ऐसे नहीं करते, दे आर वेरी प्रोफेशनल विद देयर वर्क। वो लोग अपने टाइम में आते हैं, टाइम में जाते हैं, काम करके चले जाते हैं, उसके बाद PI को पूछेंगे भी नहीं। इंस्टा रील पे बना लेते हैं रील तो मैं बनाता हूँ, सर बोलेंगे आप रील बनाते हैं चलो, वीडियो मेरे को मिल गया, मैं आप लोगों को शेयर स्क्रीन करता हूँ, बट उसके पहले मेरे को यहाँ से स्क्रीन को आउट करना पड़ेगा। वेट, जुड़े रहिए। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। स्टॉप शेयरिंग। यहाँ से मैं स्क्रीन को एक बार शेयर करता हूँ। अरे यार, या अब अभी बच्चे अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ, जब पहले आप लोगों को करवाता हूँ क्लास तब भाग जाते हैं। बताओ, आ जाओ, एंटर विंडो, एंटर स्क्रीन एंड लेट्स शेयर कर दिया। अब मैं किसी बच्चे को एंट्री नहीं दूंगा अभी के लिए। सबको दिख रहा है स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा ना? श्योर है सर? हाँ, इधर तो दिख रहा है, उधर चलो कोई बात नहीं। मैं किसी को नहीं दिख रहा है? काला ब्लैक तो दिख रहा होगा। हाँ सर, All ब्लैक eukaryotic वीडियो दिख रही है cells, सर. from yeast to those that make up the human body, contain दिख रहा है, सबको दिख रहा है? ओके ओके, चलो देखो यहाँ पर आवाज आ रहा है, जो वीडियो में आवाज आ रहा है वो तुम लोगों को सुनाई मिल रहा है? नो सर. आवाज नहीं मिल रहा। ओके, तो मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा, ठीक है? तुम लोग बता देना, मैं साउंड को थोड़ा सा कम। हाँ, membrane-bound organelles with बच्चे लोगों को नहीं दिख सर रहा? वीडियो नहीं चल रही है। वीडियो चल नहीं रही है, स्टिल हो specialized रखी है functions. एकदम. अच्छा, अब तो चलेगा। Mitochondria are दिख रहा है? double-membraned organelles हाँ, that हाँ, harness हाँ। most of the देखो energy ये that mitochondria cells chain, need to translation grow and electron reproduce. microscopy। नो वीडियो? यस सर, वीडियो नहीं चल रही है, आपका बस फोटो दिख रहा है। मतलब फोटो दिख रहा है ना, मतलब मैं अभी ऑन नहीं किया, ऑन करूंगा तो वही पूछ रहा हूँ। वीडियो चल रहा है, बताना, रुको अभी दिखेगा इसमें। Nearly all of this energy comes from reactions that take Movie में है? place Move at हो the रहा है? inner mitochondrial membrane. नो सर, वीडियो मूव नहीं हो रहा है? नो सर। बाकी लोग? वीडियो मूव हो रहा है पर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ओके, आवाज नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसको एग्जिट करता हूँ, फिर से एंट्री करवाता हूँ। वेट, आई थिंक बहुत बच्चे को दिख रहा है, बहुत बच्चे को नहीं दिख रहा है। स्टॉप शेयरिंग। मैं फिर से शेयर करता हूँ, एंटर स्क्रीन। आई थिंक अब दिखेगा।
अभी स्क्रीन शेयर हुआ, दिख रहा? Yes, sir. ओके ओके, चलो तो मैं एक्सप्लेन करते रहूँगा, तुम लोग सुनते रहना। देखो ये मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखा रहा है। देखो लिपिड बाइलेयर दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, अब देखो दिख रहा है। ये जो येलो कलर One of the key roles of this membrane is to act as a barrier to positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space has far more protons than the matrix. ये मैट्रिक्स है ऊपर वाला, ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है? The membrane also contains a large protein complex तो called अभी बोल रहे थे कि हमको कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा था घूमते हुए, तो कैसे घूमता है देखो। ये एटीपी सिंथेज है, ये मेम्ब्रेन में जो अटैच है ये F0 पार्टिकल है, और ऊपर जो दिख रहा है वो F1 पार्टिकल है, ठीक है? चलो देखो। F1F0 ATP synthase, which uses the proton gradient to drive the synthesis of ATP अब ये molecule. क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करता है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, उस ग्रेडियंट को जैसे आपको डैम में दिखा था पानी निकलते हुए टरबाइन घूम रहा है, ऐसे यहाँ पर पानी की जगह प्रोटॉन आपका ऊपर से नीचे गिरता है और टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन की जगह यहाँ पर एटीपी सिंथेज है, और वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बन रहा था, यहाँ पर आपका एटीपी बन रहा है। गॉट इट? समझ आ रहा है सबको? ओके, थम्स अप दे देना, एटलीस्ट पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reactions. Just as man-made power plants produce electrical energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine, the synthase makes ATP by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein subunits. If there is no proton gradient, synthase subunits stop rotating, and the cell can quickly become starved of energy and die. अब अगर एनर्जी मतलब एनर्जी जनरेट नहीं होगा तो सेल मर जाएगा, बिना उसके कुछ नहीं होता। Therefore, the protein complexes and small molecules that establish this gradient and maintain it play an essential role in the life of the cell. ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 है। At the heart of this system are 4 protein complexes, numbered 1 through 4. कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 दिखाओ, देखो देख रहे हो यहाँ पर? Complexes 1, 3, and 4 directly pump protons from the matrix into the intermembrane space. और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। Complex 2 does not directly pump protons, but it does promote proton pumping in complexes 3 and 4. Proton pumping requires energy, and the 4 protein complexes get this energy by transferring electrons through a series of coupled reactions. अब देखना क्या होता है, ये देखो बीच में, देखो मैं रोक रहा हूँ वीडियो को थोड़ा, यहाँ पर बीच कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का दिख रहा है कुछ कुछ तुम्हें, दैट इज आयरन सल्फर क्लस्टर एंड दैट इज द कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो बीच में जो रास्ता है यही रास्ता है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ पर जो बीच में जो हीट जनरेट हो रहा है ये लूप वाला एरिया में, देखो वहाँ से प्रोटॉन पंप हो रहा है। एनिमेशन तो बहुत अच्छा बनाया चीजों को, देखो दिखाने के लिए, आई होप यू विल गेट। अरे यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। This linked process of electron transport is why the 4 complexes are collectively referred to as the electron transport chain. Let's focus on complex 1. देखो क्या करते हैं यहाँ पर। A byproduct of sugar metabolism called NADH deposits 2 high energy. ये देखो, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है दैट इज NADH, और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर नीचे जा रहा है, दिख रहा है सबको? और ये पर्पल के और दूसरा पर्पल के बीच में डिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और ऐसा नहीं होगा इधर से डायरेक्ट इधर जंप कर जाए, वो इतना लंबा जंप नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, उसका भी एक एरिया है। और जंप करने के टाइम यहाँ पर हीट जनरेट होता है इस जगह में, और यहाँ से प्रोटॉन को पंप करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में स्टोर करता है प्रोटॉन को। देखो electrons in complex 1, where they are passed along a chain of redox centers. ये आयरन सल्फर क्लस्टर है, इसको रिडॉक्स सेंटर बोलते हैं। Redox centers are clusters of atoms that have different affinities for electrons based on their unique atomic configurations. क्या बना है यहाँ पर, रेडॉक्स पोटेंशियल के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देखो बॉडी कितना एफिशिएंट है,
लो एफिनिटी से हाई एफिनिटी की तरफ ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर लो से हाई नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं आएगा, राइट। तो ऐसा होना पड़ेगा। देखो Let's closely consider a pair of redox centers to reveal two reasons why an electron moves from the top redox center to the bottom. First, the bottom redox center has higher affinity than the top one. ये नीचे पे जाओगे तो ये लो एफिनिटी है, उसके बाद ऊपर नीचे वाला उसका Second, ये हाई एफिनिटी। the distance between these adjacent redox centers is ideal for an electron jump to occur, which explains why electrons typically don't bypass तो the बोला bottom बीच में ही हो redox सकता है। center. इधर से इधर डायरेक्ट नहीं हो सकता है, यहाँ से इधर डायरेक्ट नहीं हो सकता है। कांट, देखो दिख गया। A small amount of energy is released each time an electron is passed between redox centers. अब देखो यहाँ से Complex प्रोटॉन पंप 1 हुआ, यहाँ harnesses देखो, this येलो energy कलर का जो across पंप हो रहा all है the वो redox प्रोटॉन। centers and uses it to pump दिख रहा है? protons. सबको दिख रहा है कैसे प्रोटॉन पंप हो रहा है? तो ऐसे पंप कर रहा है। कॉम्प्लेक्स का काम यही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के कारण पंप होता है। ये तो The last redox center in complex 1 donates 2 यहाँ पर देखो, electrons पर्पल to a कलर का दिख रहा है? coenzyme ये Q coenzyme molecule. Q मतलब यूवी क्विनोन है। ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है और सीधा जाता है लेके इलेक्ट्रॉन को किसके पास? मम्मा के पास। मम्मा नहीं, कॉम्प्लेक्स Complex 2 is similar to complex 1 in two important ways. कॉम्प्लेक्स 2 भी है। First, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स 2 का और एक जगह पढ़ाया था, बताओ क्या है ये? कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ काम है इसका मेन? एनीवन? लास्ट क्लास में पढ़ाया था टीसीए साइकिल में। अब मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अटैच रहता है ऐसे एंजाइम का नाम बताओ जो टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व है। ये कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट high energy electrons also enter complex 2 ये भी आपने via a इलेक्ट्रॉन रिपीट byproduct दिया of है, sugar इलेक्ट्रॉन को metabolism. दिया। Although लेकिन here यहाँ the पर एक क्वेश्चन molecule आता is है, ये जैसे कॉम्प्लेक्स 1 हाइड्रोजन आयन को पंप करता है, ये प्रोटॉन को पंप नहीं करता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके यूवी क्विनोन को दे देता है। ध्यान रखना, ADH2. क्वेश्चन आता है। Second, complex 2 also transfers electrons between several redox centers before donating them to coenzyme Q. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons. Coenzyme Q molecules from complexes 1 and 2 donate their electrons to complex 3. तो देखो ये कॉम्प्लेक्स 3 है। ये कॉम्प्लेक्स 1 और 2 क्या करता है? जो यूबी क्विनोन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया है वो यूबी क्विनोन आता है मम्मा के पास। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? मम्मा है, उसका 2 बेटा है। कौन? यूबी क्विनोन आपका 2 बेटा है। एक बेटा आपका कॉम्प्लेक्स 1 से आ रहा है, दूसरा बेटा कॉम्प्लेक्स 2 से आ रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजन बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजन बोलते हैं। और वो आता है कॉम्प्लेक्स 3 में, इसको साइटोक्रोम BC1 आपको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यूबी क्विनोन आया और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा One electron is recyclable तो and can एक इलेक्ट्रॉन रिसाइकेबल होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है आपका साइटोक्रोम C के पास। जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज साइटोक्रोम C। re-enter complex 3 later, but the other passes through 2 redox centers before reaching cytochrome C. Cytochrome C carries the electron to complex 4. The electron transport ये chain cytochrome ends C in है। complex ये 4. साइटोक्रोम C क्या करता है? फिर वो साइटोक्रोम C एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है वन एट ए टाइम। यूबी क्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन आता है पार्ट बी में, नोट डाउन करके रखना। यूबी क्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है बट साइटोक्रोम एक ही कर सकता है वन एट ए टाइम। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या करेगा? Where a series of इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट reactions करके ले आएगा। involving 4 electrons अब यहाँ पर converts a देखने वाला चीज़, molecule ये भी आयरन सल्फर क्लस्टर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? Oxygen इलेक्ट्रॉन आता है, to ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, molecules of water. 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर आएगा, बनेगा यहाँ पर। मतलब The proton gradient is देखो ये ऑक्सीजन आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये अटैच हो strengthened जाएगा। because 4 protons from the matrix are incorporated into water molecules and another 4 are pumped into the intermembrane space. ये 2 प्रोटॉन आया, ये येलो कलर का जो है ये प्रोटॉन है, ग्रीन कलर जो आया था वो In the प्रोटॉन। absence of oxygen, the अब ऑक्सीजन electron नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। अब ऑक्सीजन आएगा तभी ये डिटैच हो सकता है। ये आयरन सल्फर क्लस्टर है। transfer अब देखो comes to a ऑक्सीजन आएगा, halt, प्रोटॉन आया, meaning that ATP synthesis water also molecule stops. तो Indeed, जो तुम ऑक्सीजन सांस के थ्रू ले रहे हो, मतलब लंग्स के थ्रू तुम्हारा हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करके जा रहा है, ले जा रहा है, अलग अलग टिश्यू में दे रहा है,
तो उस ऑक्सीजन का मेजर जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर होता है। वो टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको एक्सेप्ट करता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। The reason we breathe oxygen is so that it can serve as the final electron complex four acceptor at the end of the अगर electron हम लोग के transport. पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये साइकिल यहाँ बंद हो जाएगा। अगर ये साइकिल बंद होगा तो एटीपी जनरेट नहीं होगा। अगर एटीपी जनरेट नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सेल डाई हो जाएगा। Chain. यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसी के बारे में हम लोग क्लास में आज पढ़ेंगे। In this animation, we have और ऐसे explored बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। each प्लांट की तरह, protein जैसे आपका प्लांट होता है ऐसे यहाँ पर है। complex in isolation, but in reality they are very densely packed. Together, they effectively make the entire surface of the inner mitochondrial membrane a giant cellular power plant. आई होप आपको सबको समझ आ गया। गॉट इट? कैसे लगा? हाँ ना कुछ बताओ। बढ़िया लगा? ओके ओके, चलो अब क्लास में चलते। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसी को कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, पूरा भौकाल बना के रख देंगे। और मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आता, आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहिए कि कुछ 4 घंटे 5 घंटे का सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्लास पढ़ा रहे हैं वो लोग। बीच में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। यू शुड बी केयर अबाउट इट। टाइम को लेके थोड़ा कॉन्शियस रहिए। वही चीज़ पढ़िए जहाँ से चीज़ें हैं, बाकी चीज़ को स्किप करके भाग जाइए। वीडियो को 2x 1.75 के x में देखिए कीजिए। जैसे वो लोग आपको फ्रॉड कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी कीजिए, ठीक है? कंटेंट निकालिए अपना, बस ध्यान रखना है। जस्ट फॉर 1 मिनट में कॉल अटेंड करता हूं। हेलो, ओके, हाँ आवाज आ रहा है? तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाला एरिया है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। आई होप अब यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई जगह गलती मेरे से हो जाए तो मेरे को पॉइंट आउट कर देना, मेरे को थोड़ा भी शर्म नहीं होगा। अगर तुम लोग थोड़ा भी पॉइंट आउट करोगे तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो मेरे को बोल दो, नेक्स्ट टाइम मेरे को ध्यान रहेगा, नेक्स्ट बैच में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं संजय सर है तो मतलब एकदम तगड़ा पढ़ाएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ मेरे से भी गलती होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो गुस्सा होने लायक कुछ नहीं। हम वो कॉलेज और प्रोफेसर का वो टिपिकल प्रोफेसर्स नहीं है, टीचर नहीं है जो बोलते गुस्सा हो जाते हैं। तो आयरन सल्फर क्लस्टर के बारे में अभी देखे थे कि बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, राइट? देखे थे कि नहीं देखे थे? सबको दिखा था, हाँ कि ना? तो ये आपका सल्फर आयरन सल्फर क्लस्टर है। ये सल्फर जो आ रहा है वो आपका सिस्टीन रेसिड्यू है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 हो 2 हो 3 हो सब प्रोटीन से बना है। आप प्रोटीन में एक अमीनो एसिड होता है सिस्टीन, पता होगा आप लोगों को, जिसके पास सल्फर होता है। और वो सल्फर क्या करता है, आयरन को लेके आयरन सल्फर क्लस्टर बनाता है और यही आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अलग अलग पैटर्न में बनता है, 1 आयरन 4 सल्फर, 2 आयरन आपका 1 2 3 4 5 6 सल्फर हो गया। अलग अलग पैटर्न में अलग अलग आयरन सल्फर क्लस्टर बनाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स 2 का मैंने जैसे बताया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, और ये आपका एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, देख रहे हैं FADH2। ये क्या करता है, यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। अल्टीमेटली आपका हीम भी एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर ही है और वो अल्टीमेटली जाके यूबिक्विनल को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये आपका कॉम्प्लेक्स 2 है। तो कॉम्प्लेक्स 2 किसी प्रकार का हाइड्रोजन को पंप नहीं करता है, वही आपका कॉम्प्लेक्स 1 4 हाइड्रोजन को पंप करते, दिखा दूंगा आपको, ठीक है? ये देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर 1 दूसरा तीसरा, और ये भाई साहब यूबिक्विनिन है, यूबिक्विनिन है। ये 2 मॉलिक्यूल को अगर पकड़ लीजिएगा तो HQ2 हो जाएगा। सब हंसेंगे सर क्या ही किया बच्चे लोग। बच्चा पार्टी है ये लोग, हर मोहल्ले में दिखता है। लड़ नहीं सकते हो, बहुत खतरनाक होते हैं लोग, बड़े से कम नहीं, जहर होते हैं लोग। जो हम लोग भी थे तो मुझे पता है, लड़ लेंगे भाई खतरनाक तरीके से। कि कैसे बोल सकते हो छोटा बच्चा पटी नहीं बोल सकते, बच्चा है लेकिन बच्चा नहीं बोल सकते हो, मार हो जाएगा पूरा। साइकिल पटक सकता है, इतना खतरनाक। साइकिल पटक के अपना तोड़ेगा, फिर बोलेगा पैसा तुम दो। तो ये है यूबिक्विनन, जो उसका बात कर रहे थे, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है
और मेम्ब्रेन के बीच में जो ट्रैवल कर रहा था कैरियर की तरह, पर्पल कलर का वीडियो में याद होगा। देखो ये कीटोन एक हाइड्रोजन एक गोटा हाइड्रोजन को ले लेगा, वो H2 को कैसे लेगा, पहले के एक मैंने बोला था कि H को तोड़ के हम H प्लस इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, तो पहले एक लिया, उसके बाद यहाँ पर देखो एक लोन पेयर बन गया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया इस जगह में, उसके बाद सेमी क्विनिन बन गया, उसके बाद एक हाइड्रोजन फिर से लिया, तो उसके बाद देखो ये मॉलिक्यूल बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं QH2, इसको सिंपली बोलते हैं Q। गॉट इट। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे 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 साइन मतलब ये बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब दो मॉलिक्यूल, इधर हाइड्रोजन अगर है, इधर अगर हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने बनाया और एक बॉन्ड बना दिया, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। गॉट इट, समझ आया। तो जब भी लाइन से डिनोट करेंगे दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड है। जब हम ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे हाइड्रोजन इधर लिख दिया, हाइड्रोजन इधर रख दिया OH, तो ये अगर डैश कर रहा है दैट मीन्स नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, गॉट इट, समझ आया। ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। हाँ अलग अलग होते हैं बट केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, मतलब ये मॉडिफिकेशन होता है। देखो ये आपका क्विनोन है, यूबी क्विनोन, इसको क्यू बोलते हैं। ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये आपका QH2 है, इसको यूबी क्विनॉल बोलते हैं। क्विनॉल, ऑल क्यों नहीं बोले, केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर में पढ़े होंगे कि ऑल क्यों बोलते हैं। ये जो ऑल आया है वो आपका OH लगने के कारण आया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब लगता है तो ऑल होता है, केमिकल नोमेनक्लेचर में आता है। नहीं रिड्यूस तो ये हो गया ना आपका, ये आपका रिड्यूस हो गया। मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रिडक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिड्यूस होगा वो कंपाउंड, तो ये रिड्यूस हुआ है यहाँ पर। गॉट इट, समझ आ रहा है। वो स्लाइड में दिखाया था, याद है। ठीक है, चलो इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और कौन कौन है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो आपका साइटोक्रोम्स होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, और आपका ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होता है, जैसे हिम C हो गया। उसके अलावा क्या क्या होता है, साइटोक्रोम का और प्रकार होता है, हिम A बोलते हैं इसको भी साइटोक्रोम। तो ये आपका C टाइप साइटोक्रोम है, ये आपका A टाइप साइटोक्रोम है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद। अब आपको पता होगा एग्जैक्टली, अब आपको पता होगा कि क्विनोल जो QH2 हुआ वो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से यूबी क्विनोल बन गया, राइट, हाँ कि ना। और यहाँ पर NADH आया था लेके, यहाँ पर आपका आया था FADH लेके, और दोनों इलेक्ट्रॉन बना के ये बन गया था। अब ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो कॉम्प्लेक्स 3 को अब इलेक्ट्रॉन देने आया, कौन देने आया, यूबी क्विनोल। याद रखिएगा, पूरा पाथ पूछता है एग्जाम में। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स 3। स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है, प्रोसेस पता होना चाहिए, समझ रहे हो। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। इसको बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3। इसके अंदर भी आयरन सल्फर क्लस्टर है। ये देखो, ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ना, ये आपका आयरन सल्फर क्लस्टर है। ये कुछ नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, रास्ते की तरह होता है। और यहाँ पर भी दिख रहा है, ये साइटोक्रोम C है। याद रखिएगा, साइटोक्रोम C एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ के एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्यू साइकिल। क्यू मतलब पता है ना क्या है एवरीवन, क्यू साइकिल मतलब पता ना, क्यू मतलब क्या है। ओके, तो क्यू साइकिल क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका QH2 होता है, ये आपका क्यूनॉल है, याद है आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दे, किसको डोनेट करेगा, एक तो आयरन सल्फर क्लस्टर को इधर डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा। तो उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 अलग अलग डायरेक्शन में डोनेट कर देगा। एक तो डोनेट करने के बाद साइटोक्रोम C के पास चला जाएगा और दूसरा आपका इस फॉर्म में रह जाएगा, फ्री रेडिकल फॉर्म में। समझ आया। पहला यूबी क्विनोल जब आया QH2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक तो आपको साइटोक्रोम डोनेट कर दिया, दूसरे को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया। एग्जैक्टली, रेगुलेटरी साइकिल। जब दूसरा QH2 आया, देखो यहाँ पर ये इवेंट नंबर 1, जब एक इलेक्ट्रॉन उधर उधर कर दिया और ये रिमेनेंट बचा। सेकेंड टाइम अब फिर से QH2 जब आया तो वो क्या किया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे दिया। हाँ, तपस्या बोलो, एनी क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, ओके।
तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर फिर से दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे फिर से दे दिया। तो जब पहला साइकिल हुआ था तो ऐसे एक फॉर्म बन गया था क्यूबिन को, ऐसा, इसको बोलते हैं सेमी क्यूनन। ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म बना रहता है। गॉट इट? समझ आ रहा है? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब दूसरा क्यू एक साइकिल और चलेगा ना, तब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया। इस भाई को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा QH2 में। तो रीसाइक्लिंग ऑफ द क्यूनॉन जो है वो हुआ, तो इसको बोलते हैं क्यू साइकिल, और कुछ नहीं। समझ रहे हो? कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को समझ नहीं आया? ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्यू साइकिल कहां पर होता है? कॉम्प्लेक्स 3 में होता है। रीसाइक्लिंग ऑफ द क्विनॉन होता है। तो आप लोगों को बताया था कि क्विनॉन होता है, सेमी क्विनॉल होता है और क्विनॉल होता है। यहां पर ये देखो, ये फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इसको बोलते हैं यूवी क्विनॉन। जरूर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? स्पेसिफिकली ये रेगुलर सिग्निफिकेंस तो नहीं होता, इसका दिक्कत क्या होता है मैं बताता हूँ, क्यों ऐसा हुआ है इसका। मैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा, ठीक है, क्यों होता है। ये एक्चुअली जानबूझ के नहीं किया गया, ये क्यों होता है मैं अभी बताता हूँ। अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर तो QH2 है मेम्ब्रेन में, इसको भाई साहब क्या है, यहां से यूवी क्विनॉन से यूवी क्विनॉन मतलब फुली रिड्यूस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ कि ना? एक इधर ले रहा है, दूसरा इधर ले रहा है, एकदम पार्शियली रिड्यूस होता है, पार्शियली रिड्यूस होता है। अब क्या होता है, इस भाई को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी जाके फुल रिड्यूस फॉर्म में जाएगा। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना यहाँ पर। अब ये क्यू साइकिल होता क्यों है? अगर ये साइटोक्रोम भाई साहब पहले से 2 इलेक्ट्रॉन ले जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स भी बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसे डेवलप करता कि 2 इलेक्ट्रॉन को पास कर देता और 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को दे देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, साइटोक्रोम सी बोला नहीं मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा भाई, उसका 2 इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा तो अलग से पैसा लगेगा। साइटोक्रोम का डिमांड ये था कि मैं एक जगह में एक ही बार एक ही टाइम एक ही काम करूंगा। अगर मेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन एक बार जाऊंगा फिर ले आऊंगा, 2 हाथ मेरे पास है नहीं। तो बोला कि ये भाई साहब तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एक टाइम में, हाँ कि ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और ये साइटोक्रोम सी के पास 2 हाथ नहीं है, तो क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 3 को कुछ तो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं तो भेजना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन ऐसा तो चीज नहीं है कि पकड़ के रख दूंगा, समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल और वेरी रैंडम थिंग्स होता है, उसको पकड़ के रख नहीं सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या किया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बोला कि मैं एक ही बार एक ही इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा और ये भाई साहब बोल रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे के चला जाऊंगा। तो इस भाई को क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके रखना पड़ेगा 1 एट ए टाइम, हाँ कि ना? तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्विनॉल को दे देगा, जो फ्री क्विनॉल था, क्विनॉन यूवी क्विनॉन। ये जो फ्री यूवी क्विनॉन था इसके पास तो दोनों हाथ खाली है, तो बोला भाई तू अकेले खाली बैठ के क्या कर रहा है, तू एक काम कर, मेरे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना तू ले ले। तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या किया, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो क्विनॉन यूवी क्विनॉन को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन कहीं फ्री स्पेस में नहीं रह सकता है, उसके पास किसी के पास देना पड़ेगा जो स्टोर करके रख पाए। मतलब मेरे पास पैसा है बहुत सारा, तो मैं घर में थोड़ी रखूंगा, चोरी हो जाएगा, मैं बैंक में रखूंगा, राइट? तो ये बैंक में रख दिया, क्या यूवी क्विनॉन बैंक की तरह है, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये भाई साहब क्या है, फुली रिड्यूस तो हुआ नहीं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा, जब सेकेंड राउंड ऑफ एक यूवी क्विनॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी ले चल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको QH2 बना देगा, हाँ कि ना? समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था जब साइटोक्रोम सी ने बोला था कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूंगा और QH2 जो बोला था मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, उसके पास एक ही हाथ है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ेगा, राइट, हाँ कि ना? तो बायोलॉजिकली फिजिबल नहीं था, इसलिए उसको ट्रांसफर करना पड़ा वहां पर। गॉट इट? सबको समझ आया? अब अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हो सकता है, बट जो लेलिंजर में है वो बताया मैं तुमको, ठीक है? इसी कारण दैट इज द रीजन। आई थिंक तुम लोगों का दिमाग में घुस गया हो कि साइटोक्रोम सी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 तो नहीं जाएगा। ये याद रखना, क्वेश्चन यहां से भी आता है। दैट इज कॉल्ड द क्यू साइकिल। क्यू साइकिल कॉम्प्लेक्स 3 में होता है। नाउ कम्स टू कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो भी आपको दिखा होगा, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब साइटोक्रोम सी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले आएगा और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, 1 by 1, एक साथ नहीं जाता है, 1 by 1
4 अलग अलग साइटोक्रोम आएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 अलग अलग साइटोक्रोम आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब दे देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन देगा इसको। 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ के थ्रू। पहले कॉपर AU में जाएगा, फिर कॉपर B में जाएगा, उसके बीच में आयरन सल्फर सेंटर होता है। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, याद रखना, साइटोक्रोम 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। पहला नंबर वाला भाई आएगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, फिर दूसरा वाला, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, चौथा है। ऐसा नहीं कि सब आके दे देगा, ऐसे नहीं, 1 बाय 1 देगा। पहला नंबर आएगा, फिर दूसरा नंबर देगा, फिर तीसरा नंबर देगा, फिर चौथा नंबर देगा। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को, और जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसको लेके हाइड्रोजन को लेगा और H2O बना देगा। कितना बढ़ेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब 2 मॉलिक्यूल H2O मतलब 4 हाइड्रोजन, हाँ कि ना, प्लस 2 ऑक्सीजन, हाँ कि ना। 2 ऑक्सीजन को O2 लिख सकता हूं, तो 4 हाइड्रोजन मतलब 2 H2O, हाँ कि ना। तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन इधर से आया, 4 इलेक्ट्रॉन जो आया, वो क्या किया, 4 हाइड्रोजन को ले लिया। ध्यान से बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना क्या होता है यहाँ पर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम सांस ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, हीमोग्लोबिन बनाया गया, ऑक्सीजन को ले आया, इतना भसड़ जो किया गया, ये किस लिए किया गया, इसी कारण। यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन बचता है, ये जो साइटोक्रोम जिसके पास इतना सारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है अपने पास, किसी को ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। हवा में तो नहीं रख सकते इलेक्ट्रॉन को, किसी को देना पड़ेगा। किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे। कैसे, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन को देगा, 1 ऑक्सीजन रहेगा, वो बन जाएगा 2 H2O। कितना लोगों को समझ आया, कितना लोगों को नहीं समझ आया, कितना लोगों को समझ आया, कितना लोगों को नहीं समझ आया। समझ पाया मैं क्या बोला। एक हाइड्रोजन एटम को ऐसे तोड़ सकते हैं, तो 2 H2O को ऐसे लिख सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाँ कि ना। 4 साइटोक्रोम मतलब इजिकल टू 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन दे के तो भाई साहब साइटोक्रोम चला गया। सोचो तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं था, अब तुम्हारे घर में 4 बच्चे दे के चले गए। अब 4 बच्चे तुम तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि एक बच्चा ही उत्पाद इतना करता है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। 4 बच्चे दे के चले गए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए किसी को तो देना पड़ेगा ना। तो किसको दोगे, तो उसको देने के लिए बोला कि जो इस बच्चे को संभालने के लिए पेरेंट होना चाहिए, मतलब मम्मी भी होना चाहिए, पापा भी होना चाहिए। तो मम्मी कौन है, पापा हो गया तुम्हारा H+, मम्मी हो गया ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन एटम, 1 O2, तो ये हो गया मम्मा, ये हो गया पापा, ये हो गया बच्चा। इसको संभालने के लिए इस भाई को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, आज 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पूरा फैमिली बन गया। समझ आया आप? आई होप यू गॉट इट। समझ रहे हो, इतना इजीली कोई नहीं समझाएगा भाई। मैं देखो तुम्हें एकदम तोड़ के बता दिया। इतना तोड़ में तो लेनिंजर भी मेरे को देख लेगा ऐसे समझाते हुए, तो बोलेगा अरे भाई मेरे को पता नहीं था कि लेनिंजर का बुक ऐसे भी समझाएगा कोई। यहाँ पर बच्चा माई बाप कहाँ से आ गए। बट समझाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, क्या करोगे। तो 4 बच्चों को संभालने के लिए 4 बाप चाहिए, 1 मदर चाहिए, क्योंकि मम्मी के पास कैपेसिटी ज़्यादा होता है बच्चे को संभालने के लिए। समझ रहे हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन मिला के 2 बनता है। तो ऑक्सीजन जो तुम ब्रीदिंग कर रहे हो, यही मेन काम होता है उसका। आप बोलो सबको समझ आया कि नहीं समझ आया। देखो ये बुक में हाफ O2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि समझाने के लिए, बट जब तक एक कंप्लीट O2 नहीं आता है तब तक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट नहीं होगा। समझ पा रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग होता है। अगर एक O2 भेज के हाफ O2 दे दोगे ना, तो वो चिपका हुआ रहता है मॉलिक्यूल। मतलब वो जो यहाँ पर क्लस्टर तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पर अगर एक O2 दे दोगे, मतलब हाफ O2 मतलब क्या होता है, एक ही ऑक्सीजन दिए हो। एक ऑक्सीजन दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, तुम्हें एक पूरा गोटा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा वहां पर H2O बनेगा। समझ रहे हो। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 का ये काम है। जो टर्मिनल ऑक्सीजन होता है उसको कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन करता है।
और ऑक्सीजन वाटर बनाता है यहाँ पर दैट, और उसी टाइम में 4 हाइड्रोजन एटम पंप हो जाता है कहाँ पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं उसको। गॉट इट, सबको समझ आया? तो कॉम्प्लेक्स 1 4 H+ को पंप किया था, कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी चीज को पंप नहीं किया था, कॉम्प्लेक्स 3 जो है आपका 2 किया था, कॉम्प्लेक्स 4 जो है आपका 4 किया था। दिखाते हैं इधर, सॉरी 4 बोल रहे हैं, 2 किया था। ये आपका कंप्लीट साइकिल है। टोटल आपका 10 H+ पंप हुआ यहाँ पर इस जगह में। 4 आपका कॉम्प्लेक्स 1 किया, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से देखना, एटीपी कैलकुलेशन। मैंने बोला था ना कि एक NADH से 2.5 ATP बनता है, बोला था कि नहीं बोला था? तो यहाँ पर ट्रू होगा। कैसे? एक NADH आया, 4 हाइड्रोजन पंप किया, कॉम्प्लेक्स 2 कुछ नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 हाइड्रोजन को पंप किया, कॉम्प्लेक्स जो आपका 4 है वो 2 हाइड्रोजन को पंप किया। तो एक NADH से 10 हाइड्रोजन पंप हुआ, 4 आपका हाइड्रोजन से 1 ATP बनता है। लिख के रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। 4 हाइड्रोजन एटम से 1 ATP बनता है, तो 10 से कितना बनेगा? 2.5 बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेलिंजर का बुक में लिखा हुआ है, समझ रहे हो? यहां तक सबको समझ आया? ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। क्यू साइकिल कॉम्प्लेक्स 3 में हुआ था ना कि 4 में, याद रखना। टर्मिनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन यहां पर होता है कॉम्प्लेक्स 4 में। दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को समझ नहीं आया? मेरा तो पढ़ाने का स्टाइल ऐसे ही है, देखो धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बढ़िया से पढ़ाता हूँ। आई होप यू गॉट इट। और ये आपका बंच में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, भारी मात्रा में होता है। इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन फिर से रिपीट कर दीजिए। जरूर जरूर कर देंगे, ध्यान रखना। देखो कॉम्प्लेक्स 1 4 हाइड्रोजन को पंप किया, कॉम्प्लेक्स जो 3 था वो 4 हाइड्रोजन को पंप किया, और कॉम्प्लेक्स जो 4 था वो 2 हाइड्रोजन को पंप किया। आप ध्यान से सुनना, 4 हाइड्रोजन से H+ से 1 ATP बनता है। क्वेश्चन आता है यहां से, ध्यान से लिखना, ठीक है? गॉट इट? अब तुम्हें यहां पर दिख रहा है कि एक NADH से कितना पंप हुआ हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन पंप हुआ। कॉम्प्लेक्स 1 में 4, कॉम्प्लेक्स 3 में 4, मतलब 4, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसमें 2। यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 4, टोटल 10 हुआ, इज इक्वल टू 10। तो एक NADH से 10 H+ पंप हुआ इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और अगर 4 हाइड्रोजन एटम से 1 ATP बनेगा तो 10 से कितना बनेगा? 2.5 बनेगा, हाँ कि ना? यहां से क्वेश्चन आता है, नोट डाउन करके रखना। सक्सीनेट हाइड्रोजनेस जो तुम्हारे यहां पर है, जो कॉम्प्लेक्स 2 है, वो कोई प्रकार का H+ को पंप नहीं करता है। क्वेश्चन आएगा, बाद में मत बताना कि मेरे को बताए दिन सर। सबको समझ आया ना चीज? अब ये जो स्पेस है ये बीच में, इसके ऊपर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी होता है। ये स्पेस में आपका हाइड्रोजन एटम होता है। बाकी मैंने आपको डैम होम का इमेज दिखाया था, यू गॉट इट, कि क्या होता है नहीं होता है। फैराडे बताया सर, मैं कहीं ले देखा था कि 3 HP से 1 बनता है। ये इसलिए देखे थे, क्यों? क्योंकि पहले का रिसर्च के अनुसार अगर देखेगा तो ये था, बट रिसेंट जो पढ़ाया गया है वो जो है, जो आपका पहले है, मतलब रिसेंट जो बुक है लेलिंजर, इसलिए है क्योंकि यहाँ तो बन जाता है, फिर आपका सटल होता है। सटल मतलब एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जब एनर्जी जाता है, समझ रहे? मतलब यहाँ पर तो आपने ATP बना दिए, अब यहाँ पर ATP बना तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी ATP को ले जाना पड़ेगा। अब ऐसे सिंपल प्रोसेस में आप ATP को ले नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे सटल के थ्रू जाता है। वो सटल में कुछ एनर्जी रिलीज आउट हो जाता है, उसको कंसीडर कीजिएगा। तो एक आपका NADH से 2.5 ATP जनरेट होता है, ना कि 3। पहले वो था। गॉट इट? जो कोई बुक्स में है वही मैं आपको बताया, बाकी दूसरे बुक्स में अलग अलग लिखा है, बट रिसेंट जो स्टडी है उसका यहाँ पर यही है कंक्लूजन। और लेलिंजर में जो लिखा है वही बताया, क्योंकि आप बाद में चैलेंज कर पाइएगा। अगर आपका कोई आंसर गलत भी कर दिया तो दे आर आस्किंग कि स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड बुक से आपने किए थे। तो लेलिंजर का बुक वो एक्सेप्ट करेगा, पाथफाइंडर का नहीं करेगा, याद रखिएगा जब चैलेंज करते हैं। ये पाथ आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल आता है। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
याद है, ये आपका चेन है पूरा। पहले आपका NADH किसको ट्रांसफर करता है, क्विनोन को, यूबिक्विनोन, उसके बाद साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A प्लस A3। ये फ्लो पूछा जाता है कि किसके बाद कौन। ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, एकदम सिक्वेंशियली पूछ लेगा। प्लस क्या पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, जो जो बोल रहा हूँ नोट डाउन करके रखना। कॉम्प्लेक्स 1 नहीं लिख के बोल देगा NADH डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं बोल के बोलेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 3 नहीं बोल के वो बोलेगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज या साइटोक्रोम C, या बोलेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इसका नाम है ये सब। उसके साथ साथ क्या पूछेगा, नंबर ऑफ सब यूनिट, जो बच्चे याद करके नहीं जाएंगे, डेफिनेटली नहीं करके जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। उसके साथ पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स 1 में कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स 2 में कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स 4 में कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 3 में कौन सा है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये दोनों डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हाँ कि ना, समझ आया सबको, सबको समझ आया? ओके ओके। ये चार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट है जिसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स किसको इनहिबिट करता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 की यहाँ पर देखिएगा, आपका साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एंटीमाइसिन ए क्या करते हैं, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1। दिस इज फ्रॉम द लेलिंजर, मैं कुछ भी लेलिंजर के बाहर नहीं पढ़ा रहा हूँ। वट एवर आई एम टीचिंग दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द लेलिंजर। लेलिंजर के बाहर मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे लोग वहाँ से फिर चैलेंज करेंगे तो वहाँ से बोल पाएंगे एटलीस्ट कि हाँ मेरे लेलिंजर। ये स्क्रीनशॉट भी लेलिंजर का है, मेरा नहीं। मैं बस पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ मटेरियल मेरा है। आज मोस्ट ऑफ द कोचिंग वाले यहाँ से लेते हैं, भले वो खुद का नाम छपवा दे ऐसे करके, बट दे आर टेकिंग फ्रॉम द लेलिंजर। दैट इज द गॉडेस्ट बुक ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। जितना भी इनहिबिटर्स है उसको याद रखना है। याद मतलब कंप्लीटली रट्टाफिकेशन, इसमें कोई भी दया नहीं करना है, डेली रट्टाफिकेशन करना है। सबको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? याद करना है तो करना है। स्क्रीन शेयर बंद हो गया, बाकी लोग देख पा रहे हो? मेरे को तो यहाँ पर दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सर। थोड़ा नेटवर्क इशू होता तो थोड़ा हो जाता है। इसको तो रट्टा मानना है सर। कोई सर रीड इन कार्ब दैट F0 F0 पार्टिकल रोटेट इन ए 120 डिग्री एंड अदर, वो तो आपका अभी पढ़ाऊंगा, ये पार्ट 1 है, अभी पढ़ाऊंगा। वो वाला पार्ट अभी पढ़ाया नहीं, वो केमी एस्मोटिक थ्योरी में है, ठीक है। मैं आपको अभी जो पढ़ाया वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, उससे आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन प्रोटॉन जो होता है वो स्टोर होता है। सेकेंड स्टेप में आपका ATP सिंथेस आता है और वो आपका पंप करता है, ATP बनाता है। वो स्टेप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। केमी एस्मोटिक थ्योरी जो है कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी मैं इससे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाया हूँ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ा रहा हूँ। ओके, गॉट इट? हाँ कि ना? ओके। ये रेडॉक्स पोटेंशियल से क्वेश्चन आता है कि किसका ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल है नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा किसके बाद किसका ज़्यादा होता है। प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए थोड़ा सर, स्क्रीनशॉट मान लो और क्लियर कर देता हूँ, रुको फिर मार देना। लो PPT में दे दूंगा, बायोस्कॉलर के ऐप में ऑलरेडी है, वहाँ पर फिजिक्स सेक्शन में यू विल गेट द होल PPT, डोंट वरी। मान लिया स्क्रीनशॉट, हटाऊं तब ऐसे? ओके ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंपार्टमेंट में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब याद रखिएगा। M डिनोट माइटोकॉन्ड्रिया, C डिनोट साइटोसोल। तो ये सब रिएक्शन भी पूछ लेता है कहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्वेश्चन आता है। एंड लास्ट बाय द वे टुडे आई हैव स्टॉप हियर कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है मैंने। नेक्स्ट क्लास में पूरा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी और क्लास क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोज हु आर नॉट टुडे इन द क्लास, कल हम देख लेना, हम इसको अपलोड कर दूंगा, तो ऐसा बात नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, बट जो चीज़ मैं आपको बताया वो आप ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितना लोगों को समझ आया? क्लास अच्छा लगा, बढ़िया लग रहा है पढ़ने के बाद? बहुत सारे बच्चे तो कंप्लेन करते हैं सर समझ नहीं आता है। सर दिस वाज माय फर्स्ट क्लास, रियली इम्प्रेसिव, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं सब सब्जेक्ट को एक जैसे देखता हूँ, मैं कभी मैथमेटिक्स को, केमिस्ट्री, फिजिक्स को अलग से नहीं देखता हूँ। एंड आई कैन रिलेट द मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स विद बायोलॉजी वेरी वेल।
इससे ज़्यादा तोड़ के कोई आपको समझा नहीं पाएंगे। हाँ दीक्षा, पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो, प्लीज आस्क वट एवर क्वेरी यू हैव। हेलो सर। प्लीज आस्क। सर वो मैंने ना अब जो फर्स्ट लिंक दी थी उन्होंने, तो मैंने रेफरीज सबमिट कर दिए थे, तो ना उनका कंफर्मेशन मेल भी आ गया था मेरे पास। और अभी आज सुबह मेल आया कि मतलब वो रिमाइंडर था कि मुझे अपने